हेलो डी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 13 जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और चैप्टर 4 जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसका नाम है एमीन्स। ठीक है बच्चों, एमीन्स में हम लोग लगभग 4 लेक्चर्स इस चैप्टर पे पहले कर चुके हैं और आज हम 5th लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो मैं एक बार जल्दी से आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने पिछले 4 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा। तो आपने क्या देखा कि हमने एमीन्स के ऊपर जब चैप्टर किया तो पहला लेक्चर हमारा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। हमने एमीन्स की नाम पद्धति को सीखा कि कैसे उसको सामान्य नाम दें और कैसे हम उसको आईयूपीएसी नाम दें। इसके अलावा आपने उसका वर्गीकरण देखा कि एमीन आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, जिनको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर हम उनको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जब हमने सेकेंड लेक्चर इस चैप्टर में किया तो वहां पर हमने क्या देखा, वहां पर हमने अमीन्स को बनाने की विधियां देखी। अमीन्स को बनाने की हमारे पास में बहुत सारी विधियां हमने सीखी। इसके अलावा हमने उसके भौतिक गुणधर्मों की भी बात की। जो हमारा लेक्चर 3 और 4 था उसमें बेसिकली हमने अमीन्स की अभिक्रियाओं की बात की, जो हर चैप्टर की रासायनिक अभिक्रिया होती है। लेक्चर 3 और 4 में मैंने आपको बहुत सारे तरीके की अमीन्स की अभिक्रिया सिखाई और इसके अलावा आपने ये देखा अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से कि कौन सा अनुनादी संकर आपका अमीन्स के केस में स्थायी है। चाहे वो एरोमेटिक की हमने बात की तो ज्यादातर हमने जितनी भी अभिक्रिया की हमने एनिलिन को एक मेन सब्स्टिट्यूएंट मान के ही सारी अभिक्रिया की। इसके अलावा इस चैप्टर में मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर करवाया, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने एनिलिन के ऊपर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया की। एक हमने कार्बाइलमाइन परीक्षण किया, एक हमने उसको नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया, एक हमने हिंसबर्ग अभिकर्मक जो हमारा C6H5SO2Cl होता है उसके साथ अभिक्रिया करवाई। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो हमारे अमीन्स हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी करते हैं। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होंगी उसमें हमने ब्रोमिनेशन को भी सीखा, सल्फोनेशन को भी सीखा और साथ में हमने ब्रोमिनेशन और सल्फोनेशन करने के साथ साथ वहां पर नाइट्रेशन को भी किया। और एक चीज हमने देखी कि ये हमारी फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया करवाने के लिए आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड खुद ही एक लुईस अम्ल का काम करता है, तो उस अभिक्रिया में लवण का उत्पाद करेगा, सॉल्ट बनाएगा, जिसकी वजह से यह अभिक्रिया करना संभव नहीं है। ओके, तो ये था क्विक रिकैप जो हमने पिछले लेक्चर्स में करा। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है जैसा कि हमने बाकी चैप्टर्स में देखा है। ये चैप्टर हमारा बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है जिसको हम ऑलमोस्ट 6 to 7 लेक्चर्स में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज का हम लेक्चर करने वाले हैं हमारा 5th लेक्चर, जो कि अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का सेकेंड हाफ पार्ट। ठीक है, देखिए चैप्टर के फर्स्ट हाफ पार्ट में मैंने आपको क्या बताया। चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ पार्ट था इसको मैंने 2 पार्ट्स में आपको बताया। ये जो फर्स्ट हाफ पार्ट था ना, जो हम लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, वहां पर हमने सिर्फ अमीन्स की चर्चा की। हमने किसके बारे में पढ़ा? एमीन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एमीन के बारे में हमने उनको वर्गीकरण पढ़ा, उसकी नाम पद्धति पढ़ी, उसको बनाने की विधियां सीखी, उसके भौतिक गुणधर्मों की बात की और उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर भी हमने चर्चा की। ठीक है, ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट। अब इसी चैप्टर में, क्योंकि ये अमीन है, अमीन का मतलब हमें नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर का अदर हाफ पार्ट। चैप्टर का अदर हाफ पार्ट क्या है? ये हैं आपके डायज़ोनियम सॉल्ट। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट्स का मतलब होता है बच्चों डायज़ोनियम लवण। क्या बोलते हैं इनको हम? डायज़ोनियम लवण। ठीक,
अब इस डायज़ोनियम लवण का क्या मतलब है? डायज़ोनियम लवण का ये मतलब होता है कि कोई भी आपके पास में जो सॉल्ट है वो N2 पॉजिटिव X नेगेटिव की फॉर्म में होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन इस डायएजो ग्रुप में हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डायज़ोनियम लवण होता क्या है, फिर हम सीखेंगे कि इसको बनाने का तरीका क्या क्या होता है, फिर हम बात करेंगे उसके भौतिक गुणधर्मों पे, और बाद में हम चर्चा करेंगे उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो हमें हर चीज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करके पढ़ना पड़ता है, लेकिन अमीन में आपने देखा कि उसका वर्गीकरण भी था, नाम पद्धति भी थी। ऐसा कोई टॉपिक इस डायज़ोनियम लवण में आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप में ही ये एक ही सॉल्ट है, इसको नाम पद्धति करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इस ग्रुप में सिर्फ किसको पढ़ेंगे? हम डायज़ोनियम लवणों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डायज़ोनियम सॉल्ट की डेफिनेशन मतलब हम बात करेंगे कि डायज़ोनियम लवण होता क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे इसको बनाने का तरीका। ठीक है, तीसरे में बात करेंगे हम इसके भौतिक गुणधर्मों की, और चौथी में क्या बात करूंगी? चौथी में बात करूंगी इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। ठीक है, तो बच्चों हर चैप्टर को हम इसी फॉर्मेट में पढ़ते हैं, तो हमें इसमें भी इन 4 टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें से हम ये तीनों टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और साथ में कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम आज देखेंगे और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है डायज़ोनियम लवण एवं उनके विरचन की विधियां। तो सीखते हैं कि डायज़ोनियम लवण, डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो आपका क्या होता है और उसको बनाने के तरीके क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था माइंड मैप, हमने देखा कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है डायज़ोनियम लवण और उनको बनाने की विधियां। तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं डायज़ोनियम लवण की। ठीक है, डायज़ोनियम लवण को डायज़ोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। अब डायएजो, ठीक है, नाम क्या है? डायएजो, इसका मतलब 2 एजो ग्रुप होंगे, 2 नाइट्रोजन यहां पर होंगे। ठीक है, अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूले को हम बोलते हैं इसका सामान्य सूत्र। क्या बोलेंगे? सामान्य सूत्र। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है R N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो, X नेगेटिव भी लिख सकते हो हम, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जो है वो कोई भी ले सकते हैं, तो आप इसको कर दो R N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब बच्चों डायज़ोनियम लवण का जो जनरल फॉर्मूला हुआ, जो सामान्य सूत्र हुआ, वो हुआ R N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो R होता है, ठीक है, ये होता है आपका एल्किल या फिर एरिल समूह। ये आपका एल्किल भी हो सकता है और चाहे तो ये एरिल भी हो सकता है। कभी कभी डायज़ोनियम लवण आपके रिंग के ऊपर भी होते हैं, तो एल्किल और एरिल दोनों हो सकता है। या तो होगा एल्किल समूह या फिर एरिल समूह। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है N2 पॉजिटिव। ठीक है, N कितने हैं? 2 हैं, 2 को डाई बोलते हैं, और N2 के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसी को हम डायज़ोनियम आयन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? N2 पॉजिटिव को डायज़ोनियम आयन। अब यहाँ पर X लगा है, ठीक है, अब ये X क्या होगा? ये X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अलावा आपका HSO4 नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कई बार हाइड्रोजन सल्फेट भी आपका यहाँ पर इस X के फॉर्म में होता है। तो जितने भी X नेगेटिव है, मतलब ऐसे आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो ही यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये N2 खुद पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पर किसको कनेक्ट करना होगा? हमें हमेशा यहाँ पर नेगेटिव को कनेक्ट करना होगा। क्लियर है इतना? चलिए,
तो ये हुआ इसका जनरल सूत्र Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब उदाहरण के लिए समझते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा यहां मैंने लिखा है C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखो C6H5 एरिल समूह है, उसके साथ आपका N2 पॉजिटिव में लगा हुआ है, Cl नेगेटिव में लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन डायअज़ोनियम। ठीक है, Cl है तो Cl को मेरे को लिखना पड़ेगा क्लोराइड। क्लियर? यहां देखिए CH3CH2N2 HSO4 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे? एथिल डायअज़ोनियम। HSO4 नेगेटिव है तो ये हो गया आपका सल्फेट ग्रुप, इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ते हैं। ये क्या हुआ? बेंजीन डायअज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? तो आपको बच्चों कहीं भी N2 के साथ कोई भी X लगा हुआ मिले, आगे आपका एल्किल समूह भी हो सकता है या एरिल समूह भी हो सकता है, तो N2X माइनस मतलब N2 के ऊपर आपका पॉजिटिव और X नेगेटिव में, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है किसका? डायज़ोनियम सॉल्ट्स का। किसका फॉर्मूला होता है ये आपका डायअज़ोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो डायअज़ोनियम सॉल्ट्स हमको इस रूपों में मिलेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपको क्लियर है कि डायअज़ोनियम लवण एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो बच्चों हमारा टॉपिक है डायअज़ोनियम लवण और उसको बनाने की विधियां। अब है ना, डायअज़ोनियम लवण हम किसको कहेंगे? डायअज़ोनियम लवण का ये मतलब है कि कोई भी हमारे पास में ग्रुप है Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, अब देखो आप समझते हो इतना कि R वाला जो ग्रुप होता है ना, वो आपका एल्किल समूह होता है। कैसा समूह होता है आपका? एल्किल समूह होता है। जो N2 पॉजिटिव है ना, उसको हम डायअज़ोनियम ग्रुप बोलते हैं। ये आपका डायअज़ो ग्रुप है। और ये जो आपका X नेगेटिव है ना, अब ये जो X नेगेटिव है, ये X आपका कुछ भी हो सकता है। X आपका हो सकता है क्लोरीन नेगेटिव, HSO4 माइनस, VF4 माइनस, ये कोई भी आपका समूह हो सकता है। ठीक है, X आपका कोई भी समूह हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि डायअज़ोनियम लवण जो है वो Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव फॉर्मूला के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, मैंने यहाँ पे लिखा C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हम एग्जाम्पल लेके चले। तो अगर मुझे इस एग्जाम्पल को नेमिंग करनी है तो मैं इसको क्या बोलूंगी? इसको मुझे बोलना पड़ेगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, क्योंकि मैंने क्लोरीन लगाया है तो मुझे इसको क्लोराइड बोलना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल को समझिए। सपोज हम लेके चले C6H5N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये बेंजीन है तो ये हो गया बेंजीन, फिर ये हो गया आपका डायअज़ोनियम, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेंजीन डायअज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? तो हमको क्या करना है, जो नेमिंग जैसे है, चाहे वो एल्किल वाला हो चाहे वो एरिल वाला हो, नाम वही लिखना है। सिर्फ डायअज़ोनियम लिख के उसके पीछे जो ग्रुप लगा हुआ है ना, आइदर वो क्लोराइड है, आइदर वो ब्रोमाइड है, आइदर वो सल्फेट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करनी है। अब बच्चों जो आपके डायअज़ोनियम लवण होता है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक आपके एल्किल वाले होते हैं, एक आपके एरिल वाले होते हैं। तो एक होते हैं आपके एल्किल वाले और दूसरे होते हैं आपके एरिल वाले। ठीक है,
अब है ना, एल्किल डायजोनियम लवण जो होते हैं वो सिंपल Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव वाले होंगे, और एरिल वाले कैसे होंगे, ये हुआ Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, और जो एरिल वाले होंगे वो N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब किसी भी डायअजोनियम लवण की अगर मैं स्थायित्वता की बात करूं, तो स्थायित्वता की बात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी अनुनादी संरचनाओं को समझना पड़ेगा। तो डायअजोनियम लवण एरिल वाले कंपाउंड्स पे, जो आपके रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, उन पे स्थायित्व कैसे शो करते हैं, वो अपनी अनुनादी संरचनाओं के कारण ही वहां पर वो अपना स्टेबलाइजेशन शो करते हैं। तो देखो क्या होगा, आपने यहाँ पे बनाई बेंजीन की रिंग, ठीक है, यहाँ आ गया आपका बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, ठीक है, मेरे को लिखना पड़ेगा डायअजोनियम लवण को N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मुझे इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चों मुझे इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमने लिखा N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, और तो यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपके ऐसा ही रहेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर आ गए आपके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज। अब हमको क्या करना है, दोबारा से हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये आपका स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ, क्लियर, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये स्ट्रक्चर आपकी एज इट इज रहेगी, क्लियर। थर्ड फेज में आप क्या देखोगे, एक बार आपका ये चार्ज यहाँ आ गया, एक बार सेकंड पोजीशन पे आ गया, एक बार हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहां पर स्टेबलाइज करेंगे, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज पॉजिटिव, क्लियर। तो ये आपके बेंजीन का जो डायज़ोनियम सॉल्ट है एरिल वाले ग्रुप में, ये हुए उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उसके स्थायित्व को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप क्या देख सकते हो कि ये जो स्टेबलाइज्ड है वो कहां पर है, ये अपनी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये आपको प्लस चार्ज दे रहा है, ठीक है, और बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाई है। तो किसी भी चीज की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हमको उसका क्या बनाना पड़ेगा, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। तो ये था आपका कि डायज़ोनियम जो आपका लवण होता है, वो डायज़ोनियम लवण कैसे स्टेबलाइज्ड होता है, एल्किल और एरिल में उसके कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो भौतिक गुण की बाद में बात करेंगे, पहले हम उसके विरचन की विधि देखते हैं। टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स। टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। हिंदी में बोलेंगे हम डायज़ोनियम लवण बनाने की विधियां। क्लियर है। अब देखो, डायज़ोनियम लवण को अगर आपको बनाना है तो हमेशा डायज़ोनियम लवण को बनाने के लिए आपको नाइट्रस अम्लों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन किसकी उपस्थिति में, किसी अम्ल की स्थिति में, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उसकी उपस्थिति में ही आपका हमेशा डायज़ोनियम लवण बनेगा। तो पहली चीज, डायज़ोनियम लवण को बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए। पहली चीज तो आपको ताप चाहिए 273 से 278 केल्विन। दूसरी चीज, ये हमेशा कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका नाइट्रस अम्लों से, नाइट्रस अम्लों से, और उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, HCl की,
उपस्थिति। ठीक है, और जब आप देखोगे उत्पादों की बात करोगे तो उत्पाद के रूप में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमेशा उत्पाद के रूप में आपको एक तो मिलेगा डायअज़ोनियम लवण, एक मिलेगा आपको सोडियम क्लोराइड और तीसरी चीज आपको मिलेगी वाटर। क्लियर? तो ये तीनों चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। ये तरीका है आपका डायअज़ोनियम लवण को बनाने का। डायअज़ोनियम लवण को बनाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स नहीं है, एक ही सिंपल मेथड है कि कोई भी नाइट्रस का अम्ल ले लो और उस नाइट्रस के अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, एनिलिन के साथ करवा दो, C6H5NH2 के साथ करवा दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे C6H5NH2। मैंने क्या बोला, इसकी अभिक्रिया करवा दो NaNO2 और HCl के साथ, आपको मिल क्या जाएगा, आपको मिलेगा C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, साथ में मिलेगा आपको NaCl और साथ में आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, तो उत्पाद के रूप में आपको ये चीजें मिलेगी। तो लेके क्या चलना है, यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक अमीन लेके चलो। मैंने लिया है C6H5NH2, अच्छे से जानते हो आप C6H5NH2 को हम कहते हैं एनिलिन। क्या कहेंगे, एनिलिन। इस NaNO2 को हम कहते हैं सोडियम नाइट्रस अम्ल। ठीक है, HCl की उपस्थिति होना जरूरी है। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, अभी मैंने बताया तापमान 273 से 278 केल्विन पर इसको आपको हीट करना है। हीट करने पे देखोगे C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या बना, ये बना आपका बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन का डायअज़ोनियम लवण, साथ में बना आपका यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और साथ में यहाँ बना आपका वाटर। मैंने बोला आपको अभी कि डायज़ोनियम लवण हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। यानी कि सिर्फ एक विधि है, क्या करो, एनिलिन लो या कोई भी आप एरोमेटिक अमीन ले सकते हो, उस एरोमेटिक अमीन में क्या डालो, कोई भी नाइट्रस का अम्ल डालो। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर सोडियम के नाइट्रस का अम्ल ही डालते हैं। तो हम NaNO2 को जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर अगर आपने उसको 273 से 278 केल्विन के ताप पर गर्म किया तो आपको यहाँ पर बेंजीन डायअज़ोनियम लवण मिल जाता है। साथ में आपको एक लवण और मिलता है सोडियम क्लोराइड, किसके साथ, जल के साथ। क्लियर है? चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम, देखिए जरा। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किसी भी एरोमेटिक अमीन को अगर हम डायअज़ोनियम लवण में परिवर्तित कर देते हैं किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, डायअज़ोनियम लवण में अगर हम उसको परिवर्तित कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा, हमने कोई भी एरोमेटिक अमीन लिया, उस एरोमेटिक अमीन को हम क्या कर रहे हैं, डायअज़ोनियम लवण में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब अभी मैंने यहाँ पर एनिलिन लिया था, मैंने उससे डायअज़ोनियम सॉल्ट बनाया, तो एनिलिन को डायअज़ोनियम लवण में परिवर्तित करना, इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं डायअज़ोटाइजेशन। क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं डायअज़ोटाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे डायअज़ोटाइजेशन, यहाँ हिंदी में इसको हम डायअज़ोकरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायअज़ोटाइजेशन का मतलब डायअज़ोकरण। ठीक है, तो डायअज़ोटाइजेशन बोलो या डायअज़ोकरण बोलो, दोनों एक ही नाम है।
करना क्या है, किसी भी एरोमेटिक अमीन को लेना है और उस एरोमेटिक अमीन को हमने क्या करना है, उस एरोमेटिक अमीन को हमको डायजोनियम सॉल्ट में परिवर्तित करना है। किसकी उपस्थिति में, नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने बोला डायअज़ोकरण या डायअज़ोटाइजेशन। अब बच्चों ये जो डायजोनियम सॉल्ट बना है ना, इसका भंडारण करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, जैसे ही ये बना आपको इसको तुरंत प्रयोग में लेना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे कि इसका भंडारण करना, इसका भंडारण करना संभव नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी है। इसका भंडारण करना संभव क्यों नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी है। जैसे ही अभिक्रिया में बनता है ना, इसको तुरंत प्रयोग में ले लिया जाता है। तो हमने बोला कि हमने यहाँ पर बेंजीन का डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया, एनिलिन से बनाया। एक एरोमेटिक अमीन हम लेके चले, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में हमने उसको 273 से 278 केल्विन पर हीट किया, तब हमको डायजोनियम लवण मिला। किसके साथ, NaCl और जल के साथ। तो इस पूरी प्रक्रिया को हमने क्या कहा, इस पूरी प्रक्रिया को हमने डायअज़ोकरण कहा। इसके अलावा ये जो आपका डायज़ोटाइजेशन होता है, इसमें जो बेंजीन का डायजोनियम लवण बना है वह स्थायी नहीं है। अगर वो स्थायी नहीं है तो हम जैसे ही इसको अभिक्रिया में बनाएंगे, हम इसका भंडारण नहीं करेंगे, इसको हम तुरंत ही प्रयोग में ले लेंगे। क्लियर। तो ये तो थी इसकी बनाने की विधि।